टीवी चैनल से। पहले तो मैं आपको एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। परंतु मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि समीक्षा ज़रूरी है कि उन्होंने इतने कम सीट कैसे लेके आए, पिछली बार की अपेक्षा इतने कम सीट कैसे आई, जो कि आंकड़े को टच कर नहीं पाई, 272 को टच नहीं कर पाई। इसका रीज़न क्या है? तो मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि 292 सीट जो है एनडीए लेके आई है, और आईएनडीआई जो है इंडिया, इसने 232 को टच किया है, 34 सॉरी, और 17 सीट जो है अदर सीट लेके आई है। तो मैं बताना चाहूँगा इसकी हार का रीज़न ये हुआ कि जो 400 पार का जो नारा चल रहा था बार बार, तो लोगों में जो 400 पार का जो नशा था वो लोगों के रग रग में, दिमाग में बैठ गया था, और ये सोचने लगे थे कि इस बार शायद मोदी जी 400 पार कर जाएंगे। उसकी वजह से जब वोटिंग का 7 चरण में इलेक्शन हुआ, तो वोटिंग का जब टाइम आया तो कई लोग अपने घरों में रह गए, कई लोग जो है बाहर चले गए घूमने के लिए, कई लोग पिकनिक बनाने चले गए, कई लोगों ने वोट देने की अपेक्षा सोचा कि 400 पार मोदी जी जा ही रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं। जो बीजेपी को समर्थन कर रहे थे वो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके मन में ये आ गया कि अब तो जीत रहे हैं, वन साइडेड जीत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, अदर पार्टीज है, उनका भी आत्मबल गिरा था उस समय, और उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उनको ये बताया गया कि अगर 400 पार अगर हो जाएंगे तो संविधान जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, वन नेशन वन कानून बना दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से उनके दिमाग में सीए एनआरसी का भूत घुसा दिया गया था, उनके दिमाग में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड घुमा दिया गया था, और सबसे बड़ी बात है कि संविधान चेंज होने की बात कह दी गई थी। तो उन्होंने वन साइडेड वोट दिया, और वन साइडेड वोट जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट, एनडीए के अगेंस्ट में दिया, जिसकी वजह से एनडीए को और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा कि 7 चरण में जो इलेक्शन हुए थे, वो जब भी इलेक्शन होता था वो 57%, 62, 63, 64 पर जाकर अटक जाता था। यानी कि इतना कम वोटिंग होता था, कम मार्जिन में वोटिंग होता था। मैं बताना चाहूँगा कश्मीर में 46.2% वोटिंग हुई थी। कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा 46, जो 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई, ना 50 को छू पाई। तो इस तरीके से जो कम वोटिंग हुई, इसका भी फ़ायदा जो है कांग्रेस को हुआ और एनडीए को हुआ, और एनडीए को जो है उसका नुकसान और भुगतान भरना पड़ा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो समीक्षा हुई, और अयोध्या वाला जो मैटर है, वो अयोध्या का मैटर इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये इन्होंने कहा था कि राम आएंगे, राम लला के ऊपर इन्होंने जो वोट मांगा था, और वो अयोध्या से ही हार गए। यानी कि देखा जाए तो वो अयोध्या से हारने का रीज़न ही ये हुआ कि कई सैकड़ों घरों को तोड़ा गया, दुकानों को उजाड़ा गया, वहाँ पर बने मंदिरों को तोड़ा गया, विकास के नाम पर वहाँ पर मंदिरों को, मस्जिदों को हटाया गया। तो उन लोग जो नाराज़ थे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग की और बीजेपी के अगेंस्ट की। तो एक बात तो सच है कि मुस्लिम जो समुदाय है उन्होंने 1%, आधा परसेंट, 0.2% वोटिंग की। बाकी जो सारे वोट जो थे वो मुस्लिम समुदाय के, वो सारे के सारे जो है कांग्रेस को गया, एनडीए को गया, इंडिया को गया। तो मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि इसके चलते जो है मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मतलब बीजेपी को नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान हुआ, और ये जो भरपाई है वो भरपाई वो लोग कर नहीं पाए। तो मैं और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और अपने अपने तरीके से बातें रखी है। और अभी एक केस और आया है कंगना का कि उन्होंने को शायद चंडीगढ़ में एक थप्पड़ मार दिया गया था आर्मी के द्वारा, जब उनकी चेकिंग हो रही थी एयरपोर्ट के अंदर। तो कंगना ने एक ट्वीट किया था किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में मैं भी था, और किसान आंदोलन में 3.5 महीने में सिंधु बॉर्डर पर था। तो बताना चाहूँगा कि किसान आंदोलन के अंदर ऐसा हुआ था कि कंगना ने ये लिखा था कि जितने भी लोग, जो महिलाएं बैठी हुई है, बुजुर्ग महिलाएं, वो सीए एनआरसी में जो 100 रुपये में बैठती है, वो महिलाएं जो है वहाँ बैठी हुई है किसान आंदोलन में। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पैसे से किसान आंदोलन में कोई भी नहीं आया था, सब अपने मन से आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के जो 3 कानून बने थे उसके विरुद्ध में
किसानों ने बहुत बड़ा मोर्चा खोला, आंदोलन किया। यह आंदोलन जो है इतिहास के पन्ने में याद रखा जाएगा। कारण है कि किसान आंदोलन जो है कई महीने तक नहीं सालों तक चला है, जो आज तक विश्व का रिकॉर्ड बना चल रहा। महोदय जी, आपसे एक प्रश्न पूछना जरूर पूछिए, आप अवश्य पूछिए। अभी जो मोदी जी की सरकार बनी, एक तो इसको बहुमत कम मिला, और फिर ये कितने दिन चलने की संभावना? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज एक क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार के ऊपर थोड़ा मतलब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर अपना हाथ खींच लेते हैं मोदी जी के सामने से तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ खींचने से भी सरकार नहीं गिर रही है, क्योंकि उनकी जो है 12 सीट है और उसके लिए जो है चंद्रबाबू नायडू को आना पड़ेगा। लेकिन दोनों मिलकर अगर खींचते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि 17 सीट जो इधर से जो निर्दलीय है, बीजेपी ने 17 सीटों में से 14-12 सीटों पर बात की है ताकि वो एनडीए के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है ये सरकार कितने दिन चलेगी? ये सरकार 5 साल चलेगी, गिरने का सवाल नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज खुलेआम कह दिया है और उन्होंने अपने बातों बातों में कह दिया कि इस बार जो है वो हाथ पीछे नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार के खींचने से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय को अपने साथ मिलाया तो 300 प्लस है। भाजपा को 400 पार की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इतना कम सीट कैसे मिला? मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आप देखेंगे कि स्कूल के अंदर एक बच्चा होता है जो 65% लेके आता है, उसे गार्जियन बोलता है कि 75 लेके आओ, 80% लेके आओ। वो सेकेंड डे 80-85 लेके आता है। फिर जब 80-85 लेके आता है तो उसके गार्जियन उनको प्रलोभन देते हैं कि अगर तुम 98, 99 या 97 लेके आते हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, वगैरह वगैरह दूंगा। तो ये जो एक फंडा जो भारतीय जनता पार्टी ने रखा कि 400 प्लस, तो ये जो 400 प्लस डालते ही क्या हुआ कि सारी जितने INDI, I.NI. ये जितने भी इंडी संगठन थे कांग्रेस के, ये उलझ के रह गए। 400 पार में ये उलझ गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर लिया था और वो ठीक अपनी सरकार बना ली। अभी एक न्यूज़ सुनने में आई थी, 8% मुस्लिम कंट्री बढ़ चुकी है, 8% कम हो गई। हाँ। और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है, मुस्लिमों की ज़्यादा बढ़ रही है। इस विषय में आप देखिए, मैं इसमें 2 कारण है। एक पहला रीजन ये बताना चाहूँगा कि जो बांग्लादेशी है, जो आपके पाकिस्तानी है, अफगानी है, जो यहाँ से घुसपैठिए अंदर घुसे हैं, वो करोड़ों की संख्या में घुसे हैं। और बंगाल के थ्रू घुसे हैं, नेपाल के थ्रू घुसे हैं, ये करोड़ों की संख्या में, इतनी संख्या में घुस चुके हैं। इन्होंने पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ाई है, जो हिंदुओं के, जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है उनका हक खाया है, हिंदुओं का हक खाया है। उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट बनाए हैं। जब तक कि इस घुसपैठियों पर लगाम नहीं लगाई जाए और घुसपैठियों को उठाकर जेल के सलाखों के पीछे न फेंका जाए, तब तक जो है इसी तरह से मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। आगे आने वाले समय के लिए आप सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म और हमारे हिंदू भाई लगातार सैकड़ों वर्ष सुरक्षित रहें, किसी प्रकार की? देखिए, इसके लिए एक तो UCC लेके आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके अंदर जो है जनसंख्या कानून बनाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और आने वाले 100 साल नहीं, 1000 साल आगे जा सकता है हिंदू। इसको एक लिखित में, जैसे कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, परंतु ये मौखिक है, परंतु एक डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र बताया जाए, जैसे इस्लामी राष्ट्र बताया जाता है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र बताकर संबोधित किया जाए, जो पूरे विश्व में ये लगे कि ये एक हिंदू राष्ट्र है भारत। तो ये 100 साल ही नहीं, 1000 साल तक आगे जाता रहेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि संविधान में जो गलतियाँ जो बुजुर्गों ने की है उसको थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। समय के हिसाब से मकान, बिल्डिंग, घर भी चेंज होता है, समय के हिसाब से संविधान और कानून भी चेंज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पूछिए, आपको कोई मन में सवाल हो तो। बहुत